साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज संडे है और आज हम लोग बात करेंगे संडे की पाठशाला की। मंडे टू सैटरडे जो विषय वस्तु पढ़ लिए हैं और पढ़ने के बाद एक इंटरवल के तौर पर एक रिचार्जिंग क्लास या रिफ्रेशिंग क्लास के तौर पर संडे की पाठशाला की शुरुआत हमने किया। कई विषय वस्तु पर हम लोग इस पाठशाला में चर्चा कर चुके हैं और आज हम लोग इस संडे की पाठशाला में एक ऐसे मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन से सबसे ज्यादा जुड़ा हुआ, एक टीचर और एक स्टूडेंट के विषय से संबंधित एक बहुत बड़ा विषय है। ऐसे ये पूरे भारत के बहुत बड़े वर्ग को प्रभावित करता और इसलिए ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके बारे में हर भारत के नागरिक को जानना जरूरी। क्योंकि कोरोना काल में जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है और लोगों ने सोचने पर जो मजबूर हुआ है, सोचने पर मजबूर कर दिया लोगों को कि क्या जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी है, क्या करना चाहिए भारत जैसे देश में। और सबके नजरिए से एक ही निष्कर्ष निकलता है कि भारत में अगर वर्तमान परिदृश्य को देखा जाए तो सबसे सेफ, सबसे सिक्योर और सबसे सुरक्षित जीवन जो है वो एक सरकारी जॉब वाले व्यक्ति का होता। क्योंकि इस काल में आर्थिक और सामाजिक चीजें पूरी तरह से दरक गई है, छत बिछत होकर के बिखर चुके हैं, रिश्ते टूट चुके हैं, अर्थव्यवस्था धराशायी हो चुकी है, कहीं भी किसी भी तरह की भावनात्मक कोई बातें नहीं रह गई और सभी लोग एक सेफ पॉइंट ढूंढना चाहते हैं, सुरक्षित क्षेत्र को। और सुरक्षित से जो आज दिख रहा है वो सबसे अच्छा है कि कोई ना कोई छोटा से छोटा या कोई भी एक सरकारी जॉब हो जाए ताकि हम आर्थिक रूप से जीवन भर सुरक्षित रह सके। तो हमने कहा कि सबसे बड़ा इशू है हमारे लिए एक टीचर जो पढ़ा रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं और एक जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है, इन दोनों के जीवन से जुड़ा हुआ यह विषय। और साथ ध्यान रखना है कि भारत में जो शिक्षा प्रणाली है वो मुख्य रूप से इसीलिए काम कर रही है कि उसको कोई ना कोई जॉब चाहिए। शिक्षा चीजों को समझने या ज्ञान अर्जन के लिए नहीं हो रहा, यहां पूरी तरह से शिक्षा ओरिएंटेड है किसी न किसी जॉब की प्राप्ति के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, पूरा फोकस उसी पर है। और यही वजह है कि हम आज आविष्कार के क्षेत्र में पीछे हैं। भारत एक जो विश्व गुरु था ज्ञान के क्षेत्र में, वो अब धीरे धीरे अपने स्थान को खोता जा रहा और हम पूरी तरह से एक जॉब होल्डर के रूप में विकसित हो रहे हैं। सरकार का प्रयास है कि जॉब होल्डर की जगह जॉब प्रोवाइडर, जॉब मेकर की तरह हम देश को डेवलप करें। तो वो अलग मुद्दा है। आज जो संडे की पाठशाला में बात करनी है वो उसी सरकारी नौकरी की जो चाहत होती है एक बच्चे का, एक फैमिली का, एक माता पिता का, जीवन में सबसे ज्यादा इसी पर फोकस होता। तो ये जो नौकरी सरकारी जॉब की बात होती है, इसकी जो भर्ती प्रक्रिया, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है, प्रोसीजर है, उसी पर हम लोग आज चर्चा करें कि जो प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है उस प्रक्रिया को सरकार ने बदलने का एक कदम उठाया और उसमें कदम आगे बढ़ा करके एक नए फॉर्मेट की तैयारी कर चुका। तो ध्यान रखना है कि जो हम आज बात करेंगे वो बात करेंगे सरकारी भर्ती एजेंसी की, इसका स्वरूप क्या है और प्रभाव क्या है, और जो हमारे और आपके जीवन से जुड़ा हुआ एक ज्वलंत मुद्दा। तो ध्यान दें कि प्रक्रिया जो हो रही है वो मुख्य रूप से सरकारी जॉब में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसके लिए, और रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए अभी जो होता है वो ध्यान रखना है कि ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का, यही 3 सेक्शन है और यही 3 सेक्शन के द्वारा गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब ढूंढे जाते हैं, जॉब प्राप्त किए जाते हैं। अब यहां पर 10th, 12th और ग्रेजुएशन करके कोई 10th के बाद जॉब ढूंढ रहा है, कोई 12th के बाद ढूंढ रहा है, कोई ग्रेजुएशन के बाद ढूंढ रहा है। और ढूंढने का जो बड़ा सेक्टर है वो ध्यान रखना है कि जो बड़ा सेक्टर है वो एक तो रेलवे का सेक्टर है, दूसरा
एसएससी बड़ा सेक्टर है और तीसरा बैंकिंग सेक्टर है। यही तीन सबसे बड़ा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर के तौर पर आज देखा जाता है। ध्यान रखना है इसी तीनों। लेकिन इसके अलावा भारत में सरकारी जॉब प्रोवाइड करने वाली इन तीन के अलावा 17 और एजेंसियां, मतलब 20 एजेंसियां मिल करके तरह तरह के जॉब रिक्रूटमेंट को करती है और जॉब रिक्रूटमेंट को प्रोसेस को पूरा करके जॉब प्रोवाइड करती। तो ये तीन जो है मेन है और इसी तीनों पर सरकार ने पहला कदम उठाया। बाद में उन सभी 17 को जोड़ देंगे तो कुल 20 एजेंसियों को इसमें लाने की प्रक्रिया है। अब एक बच्चा 10th करके जाना चाहता है रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, या 12th करके जाना चाहता है रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, ग्रेजुएशन करके जाना चाहता है रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग। कुछ जगह पर 10th के बाद ही अवेलेबल है जॉब, कुछ जगह पर 12th के बाद अवेलेबल है और कुछ में ग्रेजुएशन ही चाहिए। अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। लेकिन जो क्राइटेरिया है इन तीनों सेक्टर 11th, 10th, 12th और ग्रेजुएशन में, इसमें मुख्य रूप से 3 तरह के एग्जाम के प्रोसेस है। मुख्य रूप से एक है प्री एग्जाम, एक है मेंस का एग्जाम और एक होता है लास्टली इंटरव्यू का सेक्शन। तो ये ध्यान रखना है, यही 3 सेक्शन से गुजर करके आपको भारत में जॉब दिया जाता। और जो जॉब यहां पर देने की बात चल रही है वो मुख्य रूप से ध्यान देना है कि वो आपको 2 तरह के जॉब, एक ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट, यही ध्यान रखना। ये जो आई है फॉर्मेट, ये 2 सेक्शन को ध्यान में रख करके ग्रुप बी और सी का जो पोस्ट होगा इसी पर यहां पर सारा काम हो रहा। इसमें ग्रुप ए का पोस्ट नहीं है और ग्रुप डी का पोस्ट है। बी और सी जो कैटेगरी होता है इसी पोस्ट को इसमें शामिल किया गया। तो जो पहले प्रक्रिया चलता रहा उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू का प्रोसेस है। मतलब आपको 10th करके अगर रेलवे में जाना है तो प्री में देना है, मेंस देना है, कहीं कहीं इंटरव्यू तो इंटरव्यू भी देना है। 12th करके देना है तो वहां भी एसएससी में आएंगे तो यहां भी प्री देना है, मेंस देना है और अगर इंटरव्यू है तो इंटरव्यू भी देना है। ग्रेजुएशन में है तो बैंकिंग में ग्रेजुएशन करके जाएंगे और तब भी आपको अगर बैंकिंग सेक्टर में जाना तो यहां भी प्री देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू, जीडी वगैरह बहुत सारा सेक्शन से गुजरना पड़ता। लेकिन इन सब सेक्शन में अलग अलग एग्जाम का जो प्रोसीजर है सभी में प्रक्रिया एक ही तरह का और प्रक्रिया एक ही होने की वजह से ध्यान रखना है कि सबको इन सभी फेज से गुजरना होता। और चूंकि भारत एक अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है और जनसंख्या में सबसे ज्यादा जनसंख्या युवा वर्ग का है और युवा वर्ग का मुख्य उद्देश्य, मुख्य फोकस जॉब को प्राप्त करना, किसी न किसी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब को ढूंढना, यही उनका जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। और इसके चलते जनसंख्या का दबाव है और हर एग्जाम में बहुत सारे लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं। तो ध्यान रखना है और माना जाता है कि लगभग देश में हर साल 1.25 लाख जॉब की अपॉर्चुनिटी निकलती है हर सेक्टर को मिलाकर के, ये सबको जोड़ दें तो इतने जॉब होते हैं और इसमें लगभग 2.5 से 3 करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं, यही ध्यान रखना। और 2.5 से 3 करोड़ बच्चों को एग्जाम में कंडक्ट करना, एग्जाम की प्रक्रिया को पूरा करना एक लंबा और जटिल प्रक्रिया हो जाता है। परिणाम स्वरूप एग्जाम डिले होता है, रिजल्ट में प्रोसेस करने में बहुत परेशानी होती है और जो इसका गवर्निंग बॉडी है जो एग्जाम को कंडक्ट करती है उसके लिए काफी परेशानी का सामना करना पड़ता। तो इन सब चीजों को ध्यान में रख करके सरकार सबसे ज्यादा जो फोकस है कि इसको हम शॉर्ट लिस्टेड कर दें और प्रक्रिया को छोटा करें, कम समय में हो जाए, लड़कों को कम परेशानी हो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और किसी भी तरह के व्यवस्था के तौर पर उनको किसी भी तरह का कष्ट ना हो, परेशानी ना हो और कम से कम समस्याओं को झेलते हुए व्यक्ति जॉब ले ले। इसी को ध्यान में रखकर सरकार ने इस पुराने फॉर्मेट को चेंज करने का एक कदम उठाया और इसके तौर पर प्रधानमंत्री के मीटिंग में कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया और प्रस्ताव पारित करके एक नए रिक्रूटमेंट एजेंसी की घोषणा कर दिया और उस रिक्रूटमेंट एजेंसी का नाम रख दिया NRA। तो ध्यान रखना है कि NRA एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है जिसको नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी कहा जाता है।
तो ये ध्यान रखना है कि ये एक एजेंसी है जो अब पूरे देश स्तर पर खासकर केंद्र सरकार के एग्जाम को एक कंडक्ट करने का प्रक्रिया करेगा। मतलब इन सब का ये हेड हो गया। अब यहीं से प्रक्रिया गुजरेगी और पहला स्टेप यहीं से शुरू होगा और फाइनली ये सब सेक्शन में जाकर के बट जाए। और यहां पर ये जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का मंजूरी दिया कैबिनेट ने, इसके द्वारा एक एग्जाम कंडक्ट करने की बात को पारित किया गया जिसका नाम रखा सीईटी। जो इस बार बजट पेश हुआ था उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया। और ये बहुत पहले से, जब मोदी सरकार आई थी तब से ही प्रक्रिया पर बात चल रही थी कि देश स्तर पर एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए जिसके द्वारा ही सारी गवर्नमेंट में जो केंद्र सरकार की वैकेंसी है उसको फिलअप किया जाना चाहिए। क्योंकि हर देश में एक ही नियम होना चाहिए, एक ही सिद्धांत होना चाहिए। जैसे धारा 370 को हटाकर एक देश एक झंडे को लागू किया गया कि वहां का झंडा और पूरे देश का झंडा एक ही होना चाहिए। तो देश स्तर पर यूनिटी, एकता, अखंडता और साथ ही जनमानस के सुविधा के लिए ये डिसीजन, निर्णय लिया सरकार ने। तो ध्यान रखना, जैसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए एक ही प्रक्रिया होती है जिसको नीट कहते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं तो जेई मेंस और एडवांस की बात आती है। तो उसी तरह से जनरल कंपटीशन में एक समरूपता लाने के लिए एक नए रिक्रूटमेंट एजेंसी का गठन का प्रस्ताव पारित हुआ, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। और इस एजेंसी का काम है एक एग्जाम को कंडक्ट करना जिसका नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये ध्यान रखना है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा और ये सीईटी के नाम से जाना जाएगा। तो दो चीज हो गया कि नया फॉर्मेट जो है, एनआरए एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है और ये एक एग्जाम कंडक्ट करेगी जिसका काम सीईटी के द्वारा कंडक्ट होगा। और सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये सब के लिए, रेलवे के लिए, एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, इवन की और अन्य सेक्टर को भी शामिल किया। लेकिन पहला स्टेप में यही तीनों को इसमें शामिल किया गया। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि इस सीईटी का काम एक ही होगा और वो होगा प्री एग्जाम को कंडक्ट करना। ये ध्यान रखना है, इसका एक ही उद्देश्य है, प्री एग्जाम को कंडक्ट करना। यहां मेंस और इंटरव्यू सेक्शन इसके अंतर्गत नहीं। मतलब जो एसएससी, रेलवे और बैंकिंग में प्री मेंस का इंटरव्यू का काम चल रहा था, इसमें सारा प्री का सेक्शन अब चला गया किसके जिम्मे? तो सीईटी के जिम्मे। अब मतलब अगर सीईटी पास कर लेते हैं तो रेलवे में प्री देना नहीं है, एसएससी में प्री नहीं देना है, बैंकिंग में प्री नहीं देना, आपको किसी प्री एग्जाम की जरूरत नहीं है। अब जो रिक्वायरमेंट होगा, अब इसके आधार पर इसमें सीधा मेंस, इसमें भी मेंस या इसमें मेंस इंटरव्यू, ये सब में आप सीधा एलिजिबल हो सकते हैं और मेंस में और इंटरव्यू में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा फॉर्मेट है। और प्री क्यों? क्योंकि हमने कहा जनसंख्या का दबाव है और प्री लेने से लड़कों को छांट दिया जाएगा और इसके कारण कम ही लड़के बचेंगे जो मेंस में और इंटरव्यू में जाएंगे। और इसके कारण अलग अलग रिक्रूटमेंट एजेंसियों को एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे जो भर्ती बोर्डे हैं उसको अब काफी सहूलियत हो जाएगी कि उनको सीमित छात्र मिलेंगे और सीमित छात्रों में से उनको प्रक्रिया को एज सुन एज पॉसिबल शीघ्रता से पूरा करके इस रिक्रूटमेंट भर्ती को कंप्लीट करने का एक उचित कदम उठाया जाएगा। तो ध्यान रखना है कि यही प्रोसीजर है जिसमें एक ही फोकस है कि जो भीड़ है मुख्य रूप से प्री में, क्योंकि प्री में क्या होता है कि सभी बच्चे भरते हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं वही भरते हैं, जो गंभीर हैं वही भरते हैं, जो जरूर से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं वही भरते हैं। फॉर्म निकला, पढ़े ना पढ़े, आप एलिजिबल हैं, 10th 12th किए हुए हैं, आप योग्यता रखते हैं, फॉर्म भर दिया, जिसके कारण काफी भीड़ हो जाती है। और इतने बड़े जनसंख्या वाले देश में एग्जाम कंडक्ट करना एक चुनौती है। रेलवे एनटीपीसी की वैकेंसी आई, एएलपी टेक्नीशियन का इतना ज्यादा वैकेंसी हो कि महीनों एग्जाम लेना पड़ा, 3 महीने 4 महीने तक एग्जाम ही चल रहा। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा। तो उस भीड़ को छांटने के लिए प्रक्रिया लाया गया और प्री एग्जाम के द्वारा शॉर्टलिस्टेड कर दिया कि कौन एग्जाम देने लायक है, कौन पढ़ने लायक है और कौन पढ़ने लायक नहीं। अब यहां क्या है कि जो ये प्रक्रिया लाई गई, जो हमने कहा, तो इसमें जो मुख्य उद्देश्य है कि अब प्री जब पास हो जाएगा तो प्री के द्वारा एक स्कोर्ड कार्ड जारी किया जाएगा। स्कोर्ड कार्ड आपके मार्क्स को प्रदर्शित करेगा और उस मार्क्स के आधार पर रेलवे वाले, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले आपको बुलावा करें
कि हमको 60% मार्क वाला चाहिए, 70% मार्क वाला चाहिए, 80%। मान लिया 60% रेलवे वाला ने दिया, तो जो सीटी में 60% लाए वो सब यहाँ के मेंस में बैठ सकते हैं। मान लिया एसएससी वाले ने कहा कि नहीं हमको 60 नहीं 55 ही चाहिए, तो 55% जिनका सीटी में होगा वो एसएससी को मेंस का एग्जाम में जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा कि अगर बैंकिंग वालों ने कहा कि नहीं 50% वाले सीईटी में जो 50% लाए होंगे, तो उसके आधार पर वो बैंकिंग के मेंस में क्लर्क का हो, पीओ का हो या स्पेशलिस्ट ऑफिसर किसी का भी एग्जाम वो भर सकते हैं। तो क्या हो गया कि अब सीईटी क्या करेगी, इस सीईटी के द्वारा जो पास आउट होंगे तो इसके द्वारा बच्चों का स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। और ये स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा 3 ईयर तक, तो ध्यान रखना है वैलिडिटी इसकी 3 ईयर तक होगी, मतलब 3 साल तक ये कार्ड जारी रहेगा। और ये 3 साल के दौरान जो भी वैकेंसी रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में आएगी वो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको स्कोर कार्ड जितना अच्छा रहेगा, अगर 80% ला रखे हैं तो आप रेलवे पूछे, एसएससी बुलाए, बैंकिंग बुलाए, सब में जा सकते हैं। कम मार्क्स होगा तो हो सकता है रेलवे में जा सकें, एसएससी में ना जा सकें, बैंकिंग में नहीं जा सकें। तो ये ध्यान रखना है कि आपको स्कोर कार्ड यहां भी मेंटेन करना होगा, और स्कोर कार्ड में जितना ज्यादा नंबर होगा उतना ही आपको फायदा होगा। और इसके लिए ध्यान रखना है कि 3 ईयर वैलिडिटी है। अब 3 ईयर वैलिडिटी होने का मतलब एक बार दे दिए तो और नंबर कम आ गया तो परेशान हो रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। अब तो हम नंबर कम आ गया और आएगा वैकेंसी तो उसमें भर नहीं पाए, तो इसके लिए सरकार ने एक विकल्प दिया है कि आप स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव कर सकते हैं इसलिए कि अगर आपको लगता है कि आप कम मार्क्स से और नंबर लाना चाहते हैं तो आप फिर से सीटी में बैठ सकते हैं, एक के बाद दूसरा, तीसरा। इसके लिए कोई चांस लिमिट नहीं है, जितना बार चाहें उतना बार इसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है चांस की कोई बाध्यता नहीं है। कब तक? जब तक आपका एज बचा हुआ है। तो एज अगर बचा हुआ है, एज लास्ट नहीं हुआ है, तो एज लास्ट होने तक आप सीटी में बैठ सकते हैं, ये ध्यान रखना। और ये ध्यान देना है कि इंप्रूवमेंट के लिए साल में 2 बार सीटी का आयोजन होगा। साल में 2 बार 6 महीने पर सीटी लिया जाएगा। अगर पहला बार में दिए 85% है, आपको लग रहा है कि नहीं आप मेहनत करके अगला बार हम 80% ला सकते हैं, तो अगला बार जो होगा उसमें फिर से बैठ जाइए और अपना स्कोर कार्ड को इंप्रूव कर लीजिए। तो ये एक बड़ा मौका है जो सरकार ने विकल्प ढूंढा है कि आप इसके द्वारा कर सकते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि सीटी जो है एक कॉमन प्री टेस्ट है, सिर्फ प्री है, ये ध्यान रखना। और प्री क्वालिफाइंग होता है, पास कर गए, कट ऑफ में आप आ गए, अब उसका कोई लेना नहीं। मेन जो वैकेंसी को फिलअप करने की बात आएगी वो मेंस और इंटरव्यू की होगी। और इसलिए मेंस और इंटरव्यू का सेक्शन इन तीनों या अन्य जो भी एजेंसियां उसको लिए फ्री कर रखा है कि आप इस स्कोर कार्ड के आधार पर रेलवे वाले, एसएससी वाले, बैंकिंग वाले मेंस के लिए या इंटरव्यू के लिए कॉल कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो ये ध्यान रखना। इसके अलावा इन तीनों सेक्टर के अलावा इसी स्कोर कार्ड को प्राइवेट सेक्टर वाले, प्राइवेट सेक्टर जिसको पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में हम लोग जो विभाजन करते हैं, तो सरकारी वाला पब्लिक सेक्टर है और जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट कंपनियां, रिलायंस है या कोई भी और कंपनी है, टीसीएस है, इंफोसिस है, विप्रो है, तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले भी इस कार्ड को यूज कर सकते हैं ताकि इनको रिक्रूटमेंट प्रक्रिया से गुजरना ना पड़े। क्योंकि रिक्रूटमेंट प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया होती है और काफी इसमें पैसे, संसाधन और समय की जरूरत होती है। तो ये प्राइवेट सेक्टर वाले इस स्कोर कार्ड को यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसी स्कोर कार्ड को केंद्र सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी अवेलेबल कराने का एक आश्वासन दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट वाले भी इस स्कोर कार्ड से अपने यहां रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं। मतलब एक ही एग्जाम से प्री दे करके आप भारत में होने वाले जितने भी एग्जाम हैं वो सभी एग्जाम में मेन जो सेक्शन होता है उसमें आप पार्टिसिपेट हो सकते हैं 3 साल तक इस कार्ड को दे करके। इंप्रूवमेंट के लिए आप दोबारा दे सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान देना है कि ये जो होगा एग्जाम सीटी का, ये एग्जाम का जो प्रक्रिया रखा गया है वो 2021 से लागू हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कि 2021 में जो एग्जाम होगा वो सीईटी के द्वारा ही होगा और आपको प्रीलिमिनरी टेस्ट जो पीटी होता है वो इस सीईटी के द्वारा ही गुजरेंगे और तब जाकर के आप रेलवे, एसएससी और बैंकिंग में आएंगे, ध्यान रखना। अब यहां पर इन सब के चीजों का, इन सब का जो प्रावधान है, जो इन तीनों के द्वारा फॉर्मेट चला आ रहा है,
इनके फॉर्मेट पर भी विचार करना, इनके फॉर्मेट को कोई चेंज नहीं किया गया, सिर्फ प्रक्रिया को आसान करने के लिए, समय को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया। लेकिन ध्यान देना है कि अगर इस फॉर्मेट को ध्यान दें तो ये जो एनआरए का काम है, इस एनआरए के संचालक मंडल में रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के भी प्रतिनिधि भाग लेंगे। मतलब ये भी अपना प्रस्ताव रखेंगे कि कैसे सीईटी का एग्जाम होना चाहिए और सीईटी में क्या सिलेबस होना चाहिए, ये भी बता सकते, ये भी बता सकते, ये भी बता सकते। तो सिलेबस एक बड़ा विषय है, क्योंकि ये सिलेबस जो है पूरे देश स्तर पर एक एग्जाम के लिए, और ये सभी एग्जाम के लिए कॉमन होगा, और ये सिलेबस जो होगा यहां बिल्कुल बैलेंस्ड होगा। बैलेंस्ड का मतलब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है बिल्कुल बैलेंस्ड होगा, और इसमें 4 सेक्शन महत्वपूर्ण होंगे। एक मैथ है, उसके अलावा रीजनिंग है, इसके अलावा इंग्लिश है, और इसके अलावा जीके जीएस है। तो ये 4 सेक्शन कॉमन होगा, और इसी 4 सेक्शन में उम्मीद किया जा रहा है कि ये सभी 50-50 मार्क्स के होंगे। मतलब 200 क्वेश्चन का एक प्री का टेस्ट सीईटी के द्वारा लिया जाए, और इसी के द्वारा स्कोर कार्ड आपको जारी कर दिया जाए। और जो क्वेश्चन है, सिलेबस जो क्वेश्चन एग्जाम लेगी सिलेबस के द्वारा, ये संविधान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में शामिल होगा। तो ध्यान रखना, पहले अंग्रेजी और हिंदी में ही क्वेश्चन आते थे, लेकिन अब ये सभी भाषाओं में, ताकि जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, और उसमें से जो 22 मान्यता प्राप्त भाषा है, ये सभी भाषा के लोग इस भाषा में इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यही एनआरए और सीईटी, एनआरए रिक्रूटमेंट एजेंसी है, और इसके द्वारा कंडक्ट होने वाला एग्जाम सीईटी है, जिसका उद्देश्य रेलवे, एसएससी और बैंकिंग के जो भर्ती प्रक्रिया उसको आसान करना, सिंपल करना और समय को कम करना, ताकि जल्दी जल्दी वैकेंसी प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, भर्ती प्रक्रिया आसान हो जाए और स्टूडेंट्स का समय बर्बाद ना हो। तो ये ध्यान रखना है, ये मेन सेक्शन है जो आपको ध्यान देना। अब यहां ध्यान दें कि जब हम इसकी बात करते हैं एनआरए और सीईटी की, तो ये जो है हम लोगों के लिए, हम लोग मतलब खासकर बिहारियों के लिए सबसे उपयुक्त है। क्योंकि अगर जॉब की सर्च करने वाले लोगों को ढूंढेंगे तो सबसे ज्यादा जॉब ढूंढ रहे हैं बिहार के लोग, क्योंकि बिहार में जॉब के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, ना किसी तरह का व्यवसाय का माहौल है, बिजनेस माइंडेड बहुत कम लोग हैं, और सभी लोग सुविधाजनक तौर पर कोई ना कोई जॉब ढूंढते हैं। और पहले की प्रक्रिया में आए तो ध्यान रखेंगे कि लोग जो परीक्षा की तैयारी करते थे, इतनी जटिल प्रक्रिया होती थी रेलवे वगैरह की कि 6 महीना पढ़ते थे और 6 महीना ट्रेन में ही सफर करते थे। चूड़ा, चना, गुड़ ले लिया, गठरी बांधा, गमछा लिया और ट्रेन दौड़ रहे हैं। कभी चेन्नई जा रहे हैं, कभी मुंबई जा रहे हैं, कभी आसाम जा रहे हैं, कभी राजस्थान जा रहे हैं, कभी दिल्ली जा रहे हैं, और एग्जाम देने में परेशान है। और एग्जाम नहीं हुआ तो इतना तनाव होता था कि बच्चे काफी परेशान हो जाते तथा साथ ही जो भी क्षेत्रीय प्रॉब्लम है कि अगर बिहारी महाराष्ट्र में पहुंच जाए तो मराठी लोग भाषा के आधार पर ही डंडे बरसाना शुरू कर देते कि अबे बिहारी तो नौकरी करने के लिए महाराष्ट्र आ गया। आसाम के लोग डंडे मारते हैं बिहारियों को, क्यों? क्योंकि अरे बिहारी तुम यहां आ गया जॉब करने, हम तो नहीं जाते हैं तुम्हारे यहां, तुम यहां क्यों भरते हो, यहां क्यों फॉर्म फिलअप करते हो? गुजरात में डंडा लगा, आसाम में मार खाया, महाराष्ट्र में मार खाया। तो ये सब जो क्षेत्रवाद का प्रॉब्लम है, इसको भी दूर करने में इसकी एक बड़ी भूमिका होगी। तो एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो बिहारियों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है सीईटी एग्जाम के द्वारा। तो ध्यान रखना है कि इसमें एक प्रावधान किया गया है कि जो भी एग्जाम होगा वो सीईटी का जो प्री का एग्जाम होगा वो सभी ऑनलाइन एग्जाम होगा, और ये ऑनलाइन एग्जाम जिला के मुख्यालय में होगा। ये ध्यान रखना है, जिला के मुख्यालय में होगा, मतलब हर जिला में इसका सेंटर होगा। तो अलग अलग जगहों पर जाने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। जो धक्के खाते थे, ट्रेन की बात करें, जो लोग ट्रेन से एग्जाम दिया करते थे, तो एक सफर को याद कर लें, रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
ट्रेन में लटक करके, छतों पर चढ़ करके, कहीं भी कई हादसों का शिकार होकर के बच्चे जान जोखिम में डाल करके भी जाते थे सेंटर पर। और वो न्यूज छपता था, जब पेपर एग्जाम होता था तो मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सब जगह चर्चा होती थी कि बिहार के लोग किस तरह से जाते हैं। इसका आप आकलन कर सकते हैं। रूहें कांप जाती थी, लगता था कि काश ये दोबारा ये सफर न करना पड़े। साथ ही जब ट्रेन में बैठते हैं, घुसते थे तो सीट के लिए धक्का मुक्की, मारा मारी, और इसके कारण बिहारी काफी बदनाम हुए, क्योंकि बिहारियों की मजबूरी, उनको जॉब चाहिए, वो तो जाएंगे नहीं कहीं भी किसी भी कंडीशन में। तो इसके चलते सरकार ने एक और सुविधा दिया कि कहीं अलग जाने की जगह नहीं है, जो केंद्र होगा वो जिला के मुख्यालय में होगा। और वर्तमान में देश के 117 जिलों को इसके लिए चुना गया, और धीरे धीरे ये सभी जिलों को इसमें शामिल कर लिया जाएगा। तो ये एक बड़ा बदलाव है कि जिला स्तर पर जो भी बच्चे हैं, महिलाएं हैं, दिव्यांग हैं, इन सब को अब अपने स्थानीय क्षेत्रों में ही एग्जाम देने का मौका मिल जाएगा। तो धक्का मुक्की से बच जाएंगे, जिल्लत से बच जाएंगे, जो उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता था उससे बच जाएंगे। और इस प्रकार से ये एक एग्जाम के पैटर्न में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव के रूप में दिखाई देगा। तो ये ध्यान रखना है। साथ ही कि चूंकि ये काम जो हुआ है ये खास करके देश में एकता के लिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन थ्योरी, वन नेशन वन फ्लैग, उसी तरह से वन नेशन वन एग्जामिनेशन। और इस तौर पर एक नया फॉर्मेट लेकर के मोदी सरकार या जो वर्तमान सरकार है इस चयन प्रक्रिया को पूरी तरह से बदलने का प्रयास किया है। और ये एक भारतीय के लिए उचित कदम है अगर इसको सुचारू रूप से वैकेंसी को फ्रीक्वेंटली लाया जाए और बराबर वैकेंसी दिया जाए, 5 साल पर ना दिया जाए। क्योंकि 5 साल पर जो वैकेंसी आती है तो सीईटी लेकर के घूमेंगे छात्र, और घूमेंगे तो हर 6 महीने पर सीईटी होगा तो पास आउट करेंगे, और पास आउट करके अगर 5 साल तक वैकेंसी है तो 3 साल में तो सीईटी का वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। दूसरा कि सीईटी देते रहेंगे 6-6 महीने पर तो इतनी भीड़ हो जाएगी कि जब वैकेंसी आएगी रेलवे की, एसएससी की और बैंकिंग की, अगर वो फ्रीक्वेंटली और निरंतरता के साथ नहीं आई तो इतने ज्यादा मेंस में बच्चे हो जाएंगे कि मेंस की वास्तविकता और मेंस की सार्थकता पर ही प्रश्न चिन्ह लग जाए। वो मेंस न रह करके प्री से भी गंदा हो जाएगा। और इसलिए सरकार ये लाई है अपने स्वस्थ विचारों के साथ, हेल्दी माइंड के साथ। तो सरकार का यह दायित्व है कि वो उस वैकेंसी प्रक्रिया को भी रेगुलर करे, और हर साल वैकेंसी 6-6 महीने पर आनी चाहिए हर सेक्टर में, रेलवे में, एसएससी में, बैंकिंग में, ताकि जो सीईटी दे उसको मेंस में और इंटरव्यू में भी जाने का मौका मिले। अब यहां ध्यान देना है कि अब इसके द्वारा जो इंपॉर्टेंट प्रक्रिया में फायदा हुआ लड़कों को, उस फायदे पर बात करें तो 2-3 बहुत बड़ा फायदा है। एक तो जो हमने कह दिया कि जिल्लत से बच जाएंगे, परेशानी से बच जाएंगे। दूसरा जो है कि अब आपको अलग अलग एग्जाम फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, एक ही फॉर्म भरेंगे तो ये जो है आपको फी में काफी बचत होगा, क्योंकि एक ही एग्जाम दे करके आप रेलवे, एसएससी और बैंकिंग जैसे सेक्टर में जा सकते हैं। तो एक बार फी दिया, प्री एग्जाम पास कर गए, अब कार्ड है तब रेलवे भरेंगे, एसएससी भरेंगे और बैंकिंग भरेंगे। अगर नहीं है तो अलग अलग प्री के लिए यहां भर दिया, यहां भर दिया, यहां भर दिया, पता चला किसी में नहीं हुआ तो सब जगह पैसे खर्च हो गया। और भारत में हमने कहा आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्धनता का स्थिति है, बिलो पॉवर्टी लाइन से बहुत ज्यादा जनसंख्या नीचे गुजर बसर कर रही है, और इनके लिए 500-600 रुपए फी भरना एक कठिन प्रक्रिया हो जाता है। और इसलिए फी का बचत होगा, अर्थात आर्थिक रूप से बोझ कम पड़ेगा बच्चों। दूसरा कि जो एग्जाम का डेट कॉन्साइड कर जाता था, डेट टकरा जाते थे, अब ये टकराने का समस्या से निजात मिल जाएगा कि अब ये टकराहट नहीं होगी और समस्या बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो जाएगी। क्योंकि अगर रेलवे, एसएससी और बैंकिंग अलग अलग प्री का एग्जाम लेती है तो इतना डेट आ जाता है कि एक डेट दूसरे से कॉन्साइड करता है, और कॉन्साइड करने की वजह से कई बार महत्वपूर्ण एग्जाम बच्चे चाह कर भी नहीं दे पाते थे। और इसके चलते यहां पर एक बड़ा फायदा होने वाला है कि डेट टकराने की समस्या समाप्त हो जाएगी। अब यहां पर कॉन्साइड नहीं करेगा तो बच्चे का कोई भी कैरियर में जो मौका है, अपॉर्चुनिटी, वो मिस नहीं करेंगे। उनको जो भी मौका मिलेगा उसका वो पूरा भरपूर लाभ ले पाएंगे।
अब यहां प्रश्न उठता है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन 3 स्तर के एग्जाम होते हैं। जैसे ग्रुप डी की बात करें 10th लेवल पर होता है, CHSL की बात करें या LDC की बात करें 12 पर होता है, या UDC CGL की बात करें या बैंकिंग की बात करें तो मैक्सिमम ग्रेजुएशन पर होता है। तो सबके लिए कॉमन प्रक्रिया है और कॉमन प्रक्रिया में आपको ये तीनों को एग्जाम को देना। तो इसके लिए ध्यान रखना है कि 10th 12th और ग्रेजुएशन स्तर पर अलग अलग CET का एग्जाम का कंडक्ट करने की संभावना ज्यादा दिख रही है। तो ध्यान रखना है 10th लेवल के लिए अलग CET देना होगा, 12th के लिए अलग देना होगा, ग्रेजुएशन के लिए अलग देना होगा। तो ये ध्यान रखना है। या हो सकता है कि ग्रेजुएशन देने वाले को 12th और 10th वाला CET ना देना पड़े, लेकिन उम्मीद है ज्यादा कि 10th 12th और ग्रेजुएशन जो CET होगा, अगर 10th वाले एग्जाम के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं रेलवे में, SSC में, बैंकिंग में, तो 10th वाला CET पास करना होगा, ये ऐसा लगता है। 12th वाला है तो 12th वाला CET पास करना होगा, ग्रेजुएशन वाला है तो ग्रेजुएशन वाला पास करना होगा। क्योंकि हर के लिए अलग अलग प्री एग्जाम होता है, मेंस होता है, अलग प्री अलग मेंस होता है, इसलिए यहां भी CET उम्मीद किया जा रहा है कि ये अलग अलग हो सकता है, जो अभी तक पूरा कंफर्म नहीं है। फॉर्मेट जब आएगा तो वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन मेरा उम्मीद है कि सबके लिए CET अलग अलग होगा। 10th लेवल का अलग होगा, 12th का अलग होगा, ग्रेजुएशन का अलग होगा, और उसके द्वारा आप जो भी स्तरीय एग्जाम लिया जाएगा इन सब रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना। अब यहां ध्यान देना है कि ये जो एग्जाम का प्रक्रिया है CET का, हमने कहा कि यहां पर अब एक कॉमन पढ़ाई करनी होगी सभी बच्चों को, और कॉमन पढ़ाई में हमने कहा कि 4 सेक्शन जो है, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GK GS, ये 4 सेक्शन अब कॉमन हो गया। ये चारों को आपको पढ़ना ही होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। पहले होता था कि रेलवे वाले GS पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, बैंक वाले इंग्लिश पर ध्यान दे रहे हैं, रेलवे SSC वाले मैथ पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लेकिन अब ये काम नहीं चलेगा। जो रेलवे बैंकिंग करना चाहते हैं उनको भी GS पढ़ना पड़ेगा, SSC करना चाहते हैं उनको भी GS पढ़ना पड़ेगा, रेलवे करना चाहते हैं उनको भी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो इंग्लिश सबके लिए जरूरी है, मैथ सबके लिए जरूरी है, रीजनिंग भी सबके लिए जरूरी है, और GK GS भी जरूरी है। तो ध्यान रखना है कि अब आपको एक बैलेंस तैयारी करनी होगी, एकदम बैलेंस संतुलित तैयारी करनी होगी, और तैयारी इस रूप में करनी होगी कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और GS का हम पूरा संतुलित तैयारी करें। कई बच्चे जो होते हैं कुछ खास सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करते हैं, और कुछ सब्जेक्ट जो उनका हार्ड होता है उसको छोड़ देते हैं। इंग्लिश अच्छा है तो इंग्लिश पर ज्यादा मेहनत किया और जाके कमजोर चीज छूट गया। GS से डर लगता है तो GS पढ़े ही नहीं, मैथ अच्छा है तो मैथ पर ज्यादा फोकस कर दी। तो हो सकता है, हमारा उम्मीद है कि हो सकता है कि ये जो फॉर्मेट आएगा ये, उसमें अलग अलग क्वालिफाइंग मार्क भी दे दे सरकार, कठिन करने के लिए एग्जाम को, बच्चों को छांटने के लिए, कि हर सेक्शन में अलग अलग को क्वालिफाइंग मार्क्स, मिनिमम मार्क्स लाना होगा, ताकि आप चारों विषय का एक समग्र बैलेंस तैयारी कर सके। तभी जाकर के आप CET में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ये अलग बात है कि CET क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स को रेलवे के, SSC के, बैंकिंग के आगे जो एडवांस एग्जाम है उसमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन कट ऑफ जो जारी होगा उसमें यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और कट ऑफ तभी आप पार कर पाएंगे, ऊंचा कट ऑफ रख पाएंगे, जब ये चारों का बैलेंस तैयारी होगा। और चारों में सभी सेक्शन को समान रूप से आपको ध्यान रखना होगा, तभी जाकर के आप एक बैलेंस तैयारी कर पाएंगे। और जो सरकारी जॉब का सपना है, जिस पर हमारे परिवार का, खासकर लोअर मिडिल वर्ग या मिडिल वर्ग जो है, मध्यम वर्गीय परिवार जो पूरी तरह से सरकारी जॉब पर डिपेंडेंट है, और कोरोना काल ने तो जॉब के महत्व को इतना बढ़ा दिया है कि अब मुझे भी लग रहा है कि मैं ये टीचिंग के प्रोफेशन को छोड़ के फिर से जॉब के लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करूं और एक जॉब ले लूं, ताकि सिक्योर हो जाए लाइफ। बिजनेस बहुत सारा मैंने ट्राई करके देखा, बहुत उतार चढ़ाव है, और इसलिए यहां पर जॉब को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पहले भी दिया जाता था, अब और ज्यादा दिया जाए। अक्सर लड़कियों की शादी जब होती है तो बड़े बड़े बिजनेसमैन को आप देखे होंगे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन भी अपने बेटियों की शादी बिजनेसमैन से जल्दी नहीं करना चाहते। वो जब भी ढूंढेंगे तो कोई ना कोई जॉब होल्डर ढूंढेंगे, वो भी सरकारी जॉब। प्राइवेट जॉब में भी दिक्कत है, क्योंकि वहां भी बिजनेस का प्रभाव है, तो वहां भी छटनी होता रहता है, डिमोशन हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक ऐसा जॉब है जो सिक्योर, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन, मिनिस्टर, IAS अधिकारी सब अपने फैमिली के
बच्चों का और बेटे बेटियों को गवर्नमेंट जॉब सेक्टर में हिलाना चाहते हैं। आप कितना भी कमाएं, अच्छा आपका बिजनेस चलता है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं, उसका आप कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा सोसाइटी में। आप गांव में स्तर में देखे होंगे कि एक गांव में अच्छा बिजनेस है, खेत बाड़ी अच्छी है, 10-20 बीघे 25 बीघे की खेती करता है, पैसे भी अच्छा कमाता है, घर का स्थिति भी अच्छी है, उसके घर में अगर एक यंग लड़का है, उसको शादी की जरूरत है, उसके पास लड़की वाले नहीं जाते। लेकिन उसी के बगल में आर्थिक रूप से कमजोर है और एक ग्रुप डी का एमटीएस का जॉब ले लेता है, जीडी का जॉब ले लेता है, सिपाही का जॉब ले लेता है, तो उसके बाद उसके पास फैमिली वाले, अच्छे अच्छे फैमिली वाले पहुंचते हैं अपने लड़कियों का रिश्ता लेकर। वो लड़के काले हों, नाटे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां फिर स्मार्टनेस बिल्कुल खत्म हो जाती है। वहां सिर्फ ये ध्यान होता है कि बच्चा जॉब कर रहा है और ये सबसे सिक्योर है, जीवन सबसे ज्यादा सुरक्षित इसी के साथ। तो इस महत्ता को समझना, तो ध्यान देना है कि यही आपके लिए एक नया फॉर्मेट है, सीटी एनआरए दोनों को समझना। और ये जो सारी बातें बताई थी सूचना और प्रसारण मंत्री ने, और सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है ये ध्यान रखना है। तो सूचना एवं प्रसारण मंत्री नाम है प्रकाश जावड़ेकर, तो ये ध्यान रखना है प्रकाश जावड़ेकर को। और इन्होंने ही मुख्यमंत्री की अगुवाई में जो मीटिंग हुई और कैबिनेट को जो मंजूरी दी गई, उसी को इन्होंने ही इन चीजों को विस्तार से बताया, जिसमें अभी बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं, फॉर्मेट बदलाव हो सकता है, लेकिन यह ध्यान रखना कि 2021 से लागू होगा, 22 भाषाओं में होगा, जिला स्तर पर इसका सेंटर रहेगा, लोगों को बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी, परेशानी बचेगी। और जो सीटी है पूरी तरह से प्री एग्जाम है, पूरे देश स्तर का एक प्री एग्जाम होगा, एक देश में एक ही प्री एग्जाम होगा, और फिर स्पेशलाइजेशन के लिए जाएंगे अलग अलग बोर्ड। तो यही हमारा नया एग्जाम प्रक्रिया, नई एग्जाम एजेंसी एनआरए और सीईटी। इसको समझें, इसको लागू करें, अच्छे से समझना है, और जो चीजें बदलाव हो उसके हिसाब से अपने आप को एडप्ट करना है। तो एक देश, एक थ्योरी, एक लॉ। तो बोलिए सब मिलकर एक बार जोर से, जय हो मैया की। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले विषय में, अगले क्लास में।